2019 में रिलीज हुई ये एक तमिल तेलुगु फिल्म है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक है। इस मूवी में आखिरी तक सस्पेंस रहता है। इस वीडियो में मैं इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी मसाला। मूवी के पहले सीन में एक घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर दिवाली बनाई जा रही है। एक अनजान शख्स आता है और घर के सभी सदस्यों को मार देता है। दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो घबराई हुई पुलिस स्टेशन में आती है। वहाँ पर एक पुलिस वाला उस लड़की से बदतमीजी करने लगता है, जिससे वह लड़की उस पुलिस वाले से झगड़ने लगती है। उन दोनों की बातों को सुनकर अपने केबिन में बैठे एसीपी विजय बाहर आ जाते हैं। फिर एसीपी विजय उस लड़की को अपने केबिन में बुलाता है। उस लड़की का नाम रम्या होता है, जो अपने मिसिंग पति की रिपोर्ट लिखवाने आती है। तब विजय उस अपने पति की फोटो दिखाने को बोलता है। तब रम्या अपनी और अपने पति की फोटो विजय को दिखाती है। तब विजय रम्या को अपने बारे में बताने के लिए बोलता है। तब रम्या अपने बारे में एसीपी विजय को बताती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और जिसमें कार्तिक, जो इस मूवी का हीरो है, उसे दिखाया जाता है, जो एक कंपनी में काम करता है। रम्या भी उसी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती है। एक दिन रम्या की स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब कार्तिक रम्या को बचाता है, क्योंकि वहाँ पर झगड़ा हो रहा होता है। इस तरह उनकी जान पहचान हो जाती है। फिर वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन ऑफिस की तरफ से वो दोनों गोवा जाने वाले थे। रम्या स्टेशन पर कार्तिक का इंतजार करती है, पर कार्तिक नहीं आता और उसका फोन भी नहीं लगता। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और एसीपी विजय बोलता है कि इससे आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। तब रम्या कहती है कि इसके आगे आपको कैसे पता। तब विजय कहता है कि तुम्हारी कहानी में रम्या है और मेरी कहानी में जेनी है। फिर एसीपी बताता है कि जेनी रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। वह अपने बॉयफ्रेंड को बार बार कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। वह गोवा चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कार्तिक का कॉल आता है। तब कार्तिक जेनी से कहता है मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा फ़ोन भी इस चक्कर में स्विच ऑफ हो गया। फिर जेनी गोवा से हैदराबाद आ जाती है। हैदराबाद आने के बाद जेनी कार्तिक को प्रपोज करती है और कार्तिक मान जाता है। फिर एक पार्टी में कार्तिक को पता चलता है कि उसे मिलने वाला प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया है। वह जेलस फील करता है और बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और पार्टी में झगड़ा करने लगता है। फिर जेनी वहाँ आती है और कार्तिक को अपने घर ले जाती है। फिर घर जाने के बाद उनके बीच भी झगड़ा होने लगता है और अगले दिन कार्तिक घर में नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों बाद तक कार्तिक घर नहीं आता, तो जेनी कार्तिक की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और रम्या कहती है कि ऐसा ही उसकी लाइफ में भी हुआ है और जेनी के बारे में पूछती है। फिर एसीपी हॉस्पिटल जाता है और रम्या को भी साथ ले जाता है और जेनी को दिखाता है। फिर जेनी एसीपी से कार्तिक के बारे में पूछती है। फिर एसीपी कार्तिक के ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ पर कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब पुलिस कार्तिक की फोटो को शहर में अलग अलग जगह छपवा देती है। तब दूसरे दिन एक बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन आता है और एसीपी से कहता है कि मैं कार्तिक को जानता हूँ, लेकिन नाम कार्तिक नहीं है, कृष्णा मूर्ति है और वह मेरे बचपन का दोस्त है। फिर पता चलता है कि यह बूढ़ा आदमी पागल है और पागल खाने से भागकर आया है। अगले दिन जेनी पुलिस स्टेशन आती है और कार्तिक के बारे में पूछती है। तब एसीपी बताता है कि कार्तिक फ्रॉड है, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। इसके बाद पता चलता है कि ऐसा ही केस चेन्नई में भी हुआ है और एसीपी चेन्नई चला जाता है और उस लड़की से मिलता है जो बोल नहीं सकती और अपनी कहानी इशारों में बताती है। और उसकी कहानी पहले दोनों लड़कियों जैसी ही होती है और उसका बॉयफ्रेंड भी कार्तिक ही होता है। फिर एसीपी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कल जो पागल आदमी आया था उसका कत्ल हो गया है। फिर एसीपी हैदराबाद आ जाता है और पागल खाने जाता है और उस व्यक्ति की तहकीकात करता है। उसके सामने कार्तिक की फोटो मिलती है, जो कि 1980 की होती है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को कार्तिक मिल जाता है। वह कार्तिक को बहुत मारते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जेनी आती है और कार्तिक से पूछती है तुम इतने दिन कहाँ थे। फिर कार्तिक विजय से पूछता है कि ये लड़की कौन है। फिर कुछ देर बाद वहाँ रम्या आती है और वही सवाल पूछने लगती है। फिर कार्तिक कहता है कि आप दोनों कौन हो, मैं आप दोनों को नहीं जानता। फिर विजय कार्तिक से पूछताछ करता है, लेकिन कार्तिक यही कहता है कि वह उन दोनों लड़कियों को नहीं जानता। फिर कार्तिक कहता है कि मैं आपको अपना ऑफिस दिखा सकता हूँ। फिर विजय कार्तिक को रम्या के घर ले जाता है और कार्तिक से पूछता है कि तुम इस एरिया को जानते हो, तो कार्तिक मना कर देता है। वहाँ पर एक वॉचमैन खड़ा होता है। वो कार्तिक को देखकर
कर सलाम करता है। फिर विजय कहता है कि वो तुम्हें कैसे जानता है। फिर विजय कार्तिक को उसके ऑफिस ले जाता है। वहाँ कार्तिक के फ्रेंड्स कहते हैं कि कार्तिक रम्या और जेनी को जानता है। कुछ दिनों बाद कार्तिक को कोर्ट में ले जाया जाता है और कार्तिक जज से कहता है कि मुझे इस केस में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपना लॉयर हायर करके आपको सबूत दूंगा। फिर जज पुलिस से कहता है कि कार्तिक को फिर से कस्टडी में ले लिया जाए। फिर मूवी के अगले सीन में एक और लड़की पुलिस स्टेशन आती है जिसका नाम प्रिया होता है। वो विजय से कहती है कि मेरे पति मिसिंग है। तब विजय उसके पति की फोटो मांगता है। फिर वो लड़की अपने और कार्तिक की फोटो दिखाती है। इसके साथ ही वो पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाती है। फिर विजय प्रिया से पूछता है कि आपका पति कितने दिन से लापता है। वो बताती है कि कल से। ये सुनने के बाद विजय और कांस्टेबल को शौक लगता है क्योंकि एक हफ्ते से कार्तिक तो पुलिस कस्टडी में है। फिर विजय प्रिया को कार्तिक के पास ले जाता है। कार्तिक प्रिया को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन प्रिया पुलिस की गन लेकर कार्तिक पर गोली चला देती है। गोली उसके शोल्डर पर लगती है। उसके बाद पुलिस प्रिया को पकड़ लेती है। फिर कार्तिक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहाँ वो प्रिया कहने लगता है। फिर विजय प्रिया से पूछताछ करती है कि तुमने कार्तिक को मारने की कोशिश क्यों की। तो प्रिया कहती है कि उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अगर वो जिंदा रहा तो और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी और एक दिन कार्तिक ने जॉब छोड़ने की बात की और उसी बात से उन दोनों के बीच झगड़ा होता गया और एक दिन वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। तभी कांस्टेबल विजय से कहता है कि कार्तिक हॉस्पिटल से भाग गया है। फिर पुलिस कार्तिक को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और तभी वहाँ से जर्नलिस्ट जय गुजर रहा था। वो कार्तिक को पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। पर कार्तिक उसे कहता है कि मेरे पास इस केस से रिलेटेड बहुत बड़ा सबूत है, वो मैं आपको दूंगा, आप मेरे को छोड़िए। उसके बाद जयकांत कार्तिक को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों लड़कियों को पकड़ेंगे। दूसरी तरफ विजय कार्तिक को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ये पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां अपने घर में नहीं हैं। विजय ये सोचता है कि कार्तिक ने ही उन लड़कियों को किडनैप किया होगा। दूसरी तरफ प्रिया का लॉयर आकर उसकी बेल करवाता है और कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, कार्तिक सर ने आपको बुलाया है। रात होने के बाद कार्तिक और जयकांत रम्या के घर पर पहरा दे रहे होते हैं। कुछ देर बाद रम्या दीवार कूदकर घर से बाहर आती है क्योंकि घर पर पुलिस का पहरा होता है। ऐसा करते उसे कार्तिक देख लेता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और रम्या उन बची हुई दो लड़कियों के पास जाती है। उनकी बातें जयकांत अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तीनों लड़कियां झूठ बोल रही थी। कार्तिक का इन लड़कियों से कोई लेना देना नहीं होता है और फिर उन पांचों के बीच फाइट होने लगती है और फिर कार्तिक के हाथ में गन आ जाती है और वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। दूसरी तरफ वो लॉयर प्रिया को एक जगह ले जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, कुछ ही देर में कार्तिक सर यहाँ आने वाले हैं। वहाँ प्रिया के घर में काम करने वाली बाई आती है। वो प्रिया को जूस देती है और कहती है कि पहले तुम जूस पी लो, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। कार्तिक का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो बेकसूर है। दूसरी तरफ कार्तिक एक कमरे में जाता है। वहाँ पर एक डायरी होती है, वो उसे पढ़ने लगता है। काम वाली प्रिया को एक कहानी सुनाती है और ये दोनों कहानी एक ही होती है। फिर हमें इसके आगे की अगर आपको स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा। ये वीडियो का पहला पार्ट, दूसरे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।